गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं ऋषिकेश आप सभी का एक बार फिर से एड्यू श्लोका के इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये हमारी जो आज की क्लास है, जो हमारी सीरीज थी रिसर्च की, एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो सीरीज थी एड्यू श्लोका के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, इसकी आज क्लास का जो है पार्ट 4 है। और जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये क्लास होगी ये हमारे यूनिट वन की आज लास्ट क्लास होगी। जो हमारा यूनिट 1 है, इस क्लास के बाद में हमारा जो यूनिट 1 है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अब मैं शुरू करता हूं पूरी क्लास को। तो आज की हमारी 4th क्लास जो रिसर्च की है, इससे पहले हमने रिसर्च में जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया था वो सारे जो टॉपिक्स थे, सबसे पहले अगर मैं उनका सीक्वेंस निकालूं तो वो जो टॉपिक्स है, सबसे पहला टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। सबसे पहला जो टॉपिक था वो था भैया इंट्रोडक्शन। क्या था जी? रिसर्च का इंट्रोडक्शन। मैंने आप लोगों को रिसर्च का, इसमें आपको रिसर्च के डीप मीनिंग्स के बारे में आप लोगों से बात की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि रिसर्च किसे कहते हैं, रिसर्च का क्या मतलब होता है। बहुत आसानी के साथ में, थोड़ा डीप लेवल के ऊपर उसको टॉपिक को मैंने आप लोगों के साथ में कनेक्ट करने का प्रयास किया था। उसके बाद अगला जो टॉपिक था वो हम आए थे भैया कि रिसर्च के स्कोप क्या क्या है, यानी कौन कौन से क्षेत्र में रिसर्च काम करेगी अगर आप रिसर्च करते हो तो, ये बता दिया था मैंने आपको। उसके बाद मैंने आप लोगों को रिसर्च के सोर्स बताए थे कि रिसर्च प्रॉब्लम के भैया क्या आखिर सोर्स होंगे, कौन कौन से रिसर्च प्रॉब्लम के स्रोत होंगे जिनसे रिसर्च प्रॉब्लम बनेगी। उसके बाद हमने वेरिएबल्स के बारे में ही बात कर ली थी जी, कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्या मैंने चरों के बारे में भी आपसे बात कर ली थी रिसर्च के अंदर? अब मैं यहां से आप लोगों को टॉपिक में आगे लेके चलता हूं। इन सब टॉपिक के बारे में तो बात हो चुकी है, वेरिएबल्स के बारे में बात हो चुकी है। कल मुझे याद है कि हम नेचर के बारे में बात कर रहे थे कि रिसर्च का आखिर क्या नेचर है। नेचर ऑफ द रिसर्च के बारे में कल मैं आप लोगों से बात कर रहा था, मुझे याद है ये, कि जी रिसर्च का नेचर क्या है जी, रिसर्च का स्वभाव क्या है। उस स्वभाव के बारे में कल मैं आपसे बात कर रहा था कि रिसर्च का नेचर क्या है, जिसमें सबसे पहला स्वभाव जो मैंने कल आप लोगों से बात की थी वो था कि रिसर्च जो होना चाहिए जी, रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक होना चाहिए। रिसर्च कैसी होना चाहिए जी? रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक होना चाहिए। उसके बाद अगली बात मैंने बोली थी कि रिसर्च जो हमेशा जी साइंटिफिक होना चाहिए। रिसर्च हमेशा साइंटिफिक होना चाहिए। यह बात मैंने कल, यहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि रिसर्च हमेशा कैसी हो जी, रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक हो और रिसर्च हमेशा साइंटिफिक हो। यहां तक कल आप लोगों से बात कर चुका था, और एक बात और बोली थी कि रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी भी होना चाहिए। सर ये ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आपने क्या बताया था हमको? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है निष्पक्षता। क्या होता है जी? निष्पक्षता। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है जी? निष्पक्षता। यानी रिसर्च के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए एक रिसर्चर द्वारा। ये जो बात थी ये हमने ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। यहां से मैं आगे चलता हूं। अगला जो रिसर्च के अंदर मैं आप लोगों से अगले टॉपिक पे बात करता हूं वो है कि रिसर्च हमेशा इंपेरिकल होती है। क्या होती है जी? इंपेरिकल। इंपेरिकल का मतलब क्या होता है? इंपेरिकल का मतलब होता है अनुभववादी। कैसी होती है जी? अनुभववादी। यानी आप रिसर्च, इसका मतलब यह है, नेचर के अंदर अगर मैं इस चीज के ऊपर बात करूं तो इंपेरिकल का मतलब यह है, अनुभववादी का मतलब यह है कि रिसर्च हमेशा और हमेशा
उन्हीं टॉपिक के ऊपर होगी जिस टॉपिक का, जिस विषय का, जिस समस्या का आपको पहले से ज्ञान होगा। अगर ऐसी कोई समस्या आपके सामने है जिस समस्या का ज्ञान आपको नहीं है, तो आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। आप खुद सोचो ना जी, एक बात, थोड़ा सा एक लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ, तो सोचो कि अगर अगर आपको ज्ञान क्रिकेट का है, अगर आपको ज्ञान बैडमिंटन का है, तो आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आएगी वो क्रिकेट और बैडमिंटन को लेकर ही तो आएगी। यही तो आएगी ना जी, कि तुम टेस्ला की कंपनी के अंदर क्या समस्या है इस चीज के ऊपर बात कर लोगे, कि टाटा मोटर्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है तुम इस चीज के ऊपर बात कर लोगे जी। कैसे करोगे? जिस चीज का आपको ज्ञान ही नहीं है, जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है, उस चीज से संबंधित प्रॉब्लम आपके सामने कभी भी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? आपको जिस चीज का ज्ञान है, आपको जिस चीज का अनुभव है, आपके सामने समस्या भी उसी अनुभव वाली चीज के अंदर से ही निकलकर आएगी। यहां तक की पॉइंट समझ में आया सबको, कि रिसर्च को आखिर हमने, कि जो रिसर्च है, ये जो रिसर्च है, रिसर्च को आखिर हमने इंपेरिकल क्यों बोला? केवल इसीलिए कि रिसर्च के अंदर क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए भैया। अगला जो टॉपिक है, अगला जो हमारा पॉइंट है इस नेचर के अंदर ही, कि रिसर्च हमेशा रिगोरस होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये रिगोरस का मतलब क्या होता है? ये रिगोरस का मतलब क्या होता है? रिगोरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक, बहुत ज्यादा डीपली, बहुत ज्यादा गहराई पूर्वक। आप सोचो, अगर आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हो, आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, तो आपको यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस समस्या को बहुत गहराई के अंदर जाके ढूंढो। क्योंकि अगर आपने किसी समस्या को ऊपर ऊपर ढूंढने का प्रयास किया, तो आपको उस समस्या का सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा। तो आप किसी, रिसर्च का मतलब क्या? किसी भी चीज को ध्यानपूर्वक बार बार ढूंढना। तो आप किसी भी चीज को ध्यानपूर्वक ढूंढ क्यों रहे हो? समस्या का समाधान निकालने के लिए। तो इसके लिए जरूरी क्या है? समस्या का समाधान निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है? कि आप उस समस्या को बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक ढूंढो। कैसे ढूंढो जी? आप ध्यानपूर्वक ढूंढो। समझ में आई चीज? अगला देखो, रिसर्च जो है रिगोरस यानी ध्यानपूर्वक तो होनी चाहिए, रिसर्च इसके साथ साथ क्रिटिकल भी होनी चाहिए। रिसर्च इसके साथ में क्रिटिकल भी होना चाहिए। क्रिटिकल का मतलब होता है गहराई से, बहुत ज्यादा गहराई से, कि रिसर्च बहुत डीप लेवल के ऊपर होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, कि मैं आप लोगों से कहता हूं, आप ना एक काम करो, मुझे एक विषय में आपको देता हूं, उसके बारे में आप सोचो, उसके बारे में आप क्या करो? सोचो। और मैं आपको विषय देता हूं कि आप एक काम करो जी, कर्सर कहां गया रहा, आप एक काम करो जी, ये प्रेम के ऊपर सोचो। तो आप क्या करोगे? इस प्रेम के ऊपर बहुत ज्यादा डीप लेवल के ऊपर सोचना शुरू करोगे, बहुत गहराई पूर्वक सोचना शुरू करोगे। जब आप किसी भी चीज को सोचते 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 गहराई में चले जाते हो, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्या बोलते हैं जी? क्रिटिकल थिंकिंग, यानी सोचना, बहुत गहराई पूर्वक सोचना। ओवर थिंकिंग मत समझ लेना जी। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग ओवर थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग अलग चीज है। ओवर थिंकिंग आपकी ब्रेन की, आप एक चीज कह सकते हो कि आपके ब्रेन की एक डिसीज, आप एक छोटी सी उसको एक सॉफ्ट डिसीज की तरह ले सकते हो, कि आपके ब्रेन को एक छोटी सी ऐसी बीमारी प्रकार की आदत हो चुकी है, जो किसी भी चीज को, अननेसेसरी चीज जो आपके काम की ही नहीं है, उसके बारे में वो सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है। तो वो एक अलग चीज है। बाकी क्रिटिकल थिंकिंग एक अलग चीज है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को गहराई में सोचना, किसी भी चीज को बहुत डीप लेवल के ऊपर सोचने का प्रयास करना। वो क्या होता है जी? वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो रिसर्च हमेशा कैसी होना चाहिए जी?
रिसर्च जो होना चाहिए वो हमेशा क्रिटिकल होना चाहिए। रिसर्च कैसी होना चाहिए? हमेशा क्रिटिकल होना चाहिए। अब जरा यहां देखो, अगला देखो, अगला पॉइंट देखो, क्रिटिकल के साथ साथ रिसर्च हमेशा साइक्लिक होना चाहिए। रिसर्च हमेशा साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? इधर देखो, इधर देखो जी, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब यह होता है कि आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो रिसर्च है जी, वो किसी प्रॉब्लम से शुरू होती है। अरे सारी रिसर्च कोई ना कोई प्रॉब्लम से ही तो शुरू होती है ना जी। आप किसी, अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप क्या रिसर्च करोगे? नहीं करोगे। तो सारी की सारी रिसर्च कोई ना कोई प्रॉब्लम से ही तो शुरू होती है। तो रिसर्च प्रॉब्लम से क्या होती है? शुरू होती है, और आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। आपको उसका क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन मिलने के बाद में आपको फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल जाती है। क्या ऐसा होता है कि आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और सॉल्यूशन ढूंढने के बाद में आपको फिर से प्रॉब्लम मिल गई? तो ये तो भैया साइकिल की तरह काम हो रहा है कि चीजें एक के बाद एक के बाद एक रिपीट हो रही है। चीजें रिपीट हो रही कि नहीं हो रही? अरे यस और नो यार, चीजें रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? चीजें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं कि नहीं हो रही? आप बोलोगे सर चीजें डेफिनेटली रिपीट हो रही है। तो जब चीजें रिपीट होती है तो उसे ही तो हम साइक्लिक कहते हैं जी। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? चीजें रिपीट होना। चीजें क्या होना? चीजें गोल 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 चक्कर लगाकर जहां से शुरू हुई है वहीं पर आके खत्म हो जाना। ऐसी चीज को हम साइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? साइक्लिक। तो रिसर्च जो है, रिसर्च जो है, क्या रिसर्च हमेशा साइक्लिक होती है? बिल्कुल होती है। आप देखो, आप इधर देखो, मेरी बात सुनो। आपने एक चीज सुनी होगी, आईफोन। वो बकलोल क्या करता है ना, वो हर साल कुछ ना कुछ नया निकालता है। पहले 13 निकालेगा, फिर 14 निकालेगा, फिर 15 निकालेगा। क्या ये सारे के सारे अपने अपडेटेड वर्जन क्या आईफोन निकालता रहता है आप लोगों के सामने? ऐसा ही दिखता है ना जी। क्या वो निकालता रहता है? तो वो क्या करता है? वो देखता है कि 13 के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करके आपके सामने एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करता है। वो करता है 14 प्रो मैक्स। अब वो 14 के अंदर देखता है कि क्या प्रॉब्लम है, इसको इसके ऊपर रिसर्च करके वो फिर कोई सॉल्यूशन ढूंढता है, निकालता 15, फिर निकालता 16, 17, 18। अरे बाप रे, आईफोन 100। एक दिन ये भी आएगा, आईफोन 100 ले। तो ये क्या किया? तो भैया ये क्या किया? ये कोई समस्या थी, समस्या का सॉल्यूशन ढूंढा, उस सॉल्यूशन के अंदर फिर प्रॉब्लम ढूंढी और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढा। ऐसे करते करते कोई सी भी चीज बेहतर बनते जाती है। आज आप जो है संसार का विकास देख रहे हो ना, आज आप देखते हो कि हर एक चीज के अंदर परिवर्तन है। तो वो परिवर्तन क्यों है? वो डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि रिसर्च हो रही है, और रिसर्च हमेशा साइक्लिक नेचर होती है। इसीलिए आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? रिसर्च हमेशा रेप्लीकेबल होना चाहिए। रिसर्च हमेशा रेप्लीकेबल होना चाहिए जी। हमेशा रिसर्च के अंदर रेप्लीकेबिलिटी होना चाहिए, यानी रिसर्च का परिणाम बार 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 एक जैसा आना चाहिए। अगर परिणाम सेम टू सेम नहीं आया तो आपकी रिसर्च कोई काम की ही नहीं है। जैसे जैसे इधर देखो, इधर देखो जी, वापस समझाते हैं आपको, वापस एग्जाम्पल देते हैं अच्छा, और इस चीज को समझाते हैं। जरा यहां देखो, इधर देखो अब, कि आप ये देखो, थर्मामीटर देखा? थर्मामीटर, ये थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर को आखिर क्यों बनाया गया है? ये थर्मामीटर को आखिर क्यों बनाया गया है? तो आप बोलोगे सर थर्मामीटर को ना टेम्परेचर नापने के लिए बनाया गया है। किस चीज का? बॉडी का।
बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए हमने थर्मामीटर का आविष्कार किया है, थर्मामीटर को बनाया है, यही बोलोगे? हाँ बिल्कुल सर, यही बोलोगे आप। तो अगर एक बात बताओ, थर्मामीटर जब यह आवश्यकता पड़ी कि बॉडी का टेम्परेचर मापने वाला हमें यंत्र चाहिए, तो थर्मामीटर के ऊपर रिसर्च हुई और थर्मामीटर हमारे सामने आया। पर अब मैं आपसे अगर यह कहूं कि थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर माप ही नहीं पा रहा है, थर्मामीटर बॉडी का जो टेम्परेचर है यह माप नहीं पा रहा है, तो आप बोलोगे सर रिसर्च फेल हो गई, अब नई रिसर्च करनी पड़ेगी जो बॉडी का टेम्परेचर माप सके। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या, रेप्लिकेबिलिटी यानी एक जैसा परिणाम आना बंद हो गया। थर्मामीटर जो टेम्परेचर माप रहा था एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उसने अचानक से अपना टेम्परेचर को मापना ही बंद कर दिया, उसने सेम टू सेम रिजल्ट देना ही बंद कर दिया। तो क्या हुआ, क्या परिणाम एक जैसा आया? नहीं आया सर। तो जब परिणाम एक जैसा आया ही नहीं, तो क्या आप बताओ, क्या आपकी रिसर्च अब रेप्लिकेबल है? नहीं है, रिसर्च रेप्लिकेबल नहीं। तो रिसर्च हमेशा कैसी होना चाहिए? रेप्लिकेबल होना चाहिए। रिसर्च का ये वाला स्वभाव समझ में आया कि नहीं आया जी? रिसर्च का ये स्वभाव समझ में आया? अगला स्वभाव देखो रिसर्च का, अगला जो स्वभाव है हमारी रिसर्च का, वो है कि रिसर्च के अंदर ना क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है कि रिसर्च के अंदर ना हमेशा विश्वास होना चाहिए। आपकी रिसर्च ऐसी झूठी रिसर्च ना हो, वास्तविक रिसर्च हो, वो रिसर्च हो जो सचमुच आपने की हुई हो। ऐसी रिसर्च ना हो कि आपने वो रिसर्च की ही नहीं है, उस रिसर्च का कोई परिणाम आया ही नहीं है और आपने बोल दिया ओ रिसर्च 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 रिसर्च। नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा। रिसर्च में क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए आपकी रिसर्च, कि आपने ये बोला है कि शक्कर खाने से बॉडी में शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो वो शुगर की प्रॉब्लम होना चाहिए, आपके पास में वो जानकारी होना चाहिए कि शक्कर खाने से शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, तभी तो रिसर्च के अंदर क्रेडिबिलिटी है। अदरवाइज में रिसर्च में क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। उसके बाद में आना चाहिए एक्यूरेसी। रिसर्च का अगला नेचर क्या है जी? कि रिसर्च में क्या हो? एक्यूरेसी हो। क्या हो आपकी रिसर्च के अंदर? एक्यूरेसी हो। आपकी रिसर्च एक्यूरेट हो। एक्यूरेट यानी जिस चीज के लिए आपकी रिसर्च है ना, आपकी रिसर्च उसी चीज को दिखाती हो, एक्यूरेट दिखाती हो, ऊपर नीचे जरा सी भी दिखाए ना। जैसे ये थर्मामीटर का एग्जांपल पकड़ो, ये थर्मामीटर जब बॉडी का टेम्परेचर दिखाता है, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर अगर नॉर्मल टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, 36 डिग्री सेल्सियस है, और ये बकलोल 34 डिग्री दिखाए, तो क्या ये एक्यूरेट दिखा रहा है? या मान लो ये 33 डिग्री दिखा दे या 38 डिग्री दिखा दे, तो क्या ये एक्यूरेट दिखा रहा है? नहीं। तो रिसर्च के अंदर परिणाम एक्यूरेसी होना चाहिए, कि परिणाम एक्यूरेट हो, ना ज्यादा ना ऊपर ना नीचे। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो बताओ, आगे चलूं जी? आगे चलूं? चलो जी, अब आगे देखो, आगे देखो। आगे एमपीएड जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इस चीज को ध्यान से सुन लो, मेरी बात को एकदम ध्यान से मेरी बात सुन लेना। यहां पे अगला जो रिसर्च का नेचर है वो है रिलायबिलिटी। वो क्या है जी? रिलायबिलिटी। हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता हिंदी में क्या कहते हैं जी? विश्वसनीयता। इंग्लिश में कहते हैं रिलायबिलिटी। ये रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? ये विश्वसनीयता का क्या मतलब होता है? आपका सेकंड सब्जेक्ट जो मैं आज सेकंड यूनिट को शुरू करूंगा, आज हो सकता है रिसर्च की ये वाली लास्ट क्लास हो फर्स्ट यूनिट की। मैं जब रिसर्च आप अगला सब्जेक्ट जब शुरू करूंगा टेस्ट एंड मेजरमेंट, तो टेस्ट एंड मेजरमेंट में ये एक टॉपिक है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी।
तो वो वाला जो टॉपिक है वो मैं वहां पे अपना टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं वहां पे ऊपर ऊपर से चीजें बता के निकल जाऊंगा, क्योंकि वो मैंने चीजें आपको पहले से ही रिसर्च के अंदर करा रखी। रिसर्च और टेस्ट एंड मेजरमेंट बहुत मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं, आपको बहुत काम आएंगे आगे। तो यहां देखो कि रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विश्वसनीयता। अच्छा मेरी बात सुनो, अब रिलायबिलिटी से आप लोग क्या समझते हो, विश्वसनीयता से आप लोग क्या समझते हो? मुझे इस चीज के बारे में जवाब दो। सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे। आप कब कहते हो कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु आपके लिए भरोसेमंद है? आप ये कब बोलते हो? जब अलग अलग समय पर, जब अलग अलग समय पर, दो या दो से ज्यादा बार, दो या दो से ज्यादा बार, अलग अलग जगहों पर आपने किसी को देखा है और वो आपके साथ में ना सेम टू सेम है, वो बदला ही नहीं, तब आप बोलते हो कि ये भरोसेमंद है। ऐसा बोलते हो ना जी? अरे यस और नो यार, बोलते हो कि नहीं बोलते हो ऐसा? बिल्कुल सर, 100% ऐसा बोलते हैं हम लोग। बोलते हो ना कि भरोसेमंद, यानी आप विश्वसनीय कब किसी चीज को मानते हो? जब अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थिति में, यानी सिचुएशंस पर और अलग अलग जगहों पर, जब आपके साथ में कोई एक जैसा रहे, वो बदले ही ना, वो जैसा आज था वैसे तब भी हो, तब हम बोलते हैं कि ये हमारे लिए रिलायबल है, ये हमारे लिए विश्वसनीय है। तब हम ये चीज क्या करते हैं? बोलते हैं। तो रिसर्च में भी रिलायबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है रिसर्च में रिलायबिलिटी। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने किसी विषय के ऊपर रिसर्च की, आपने क्या किया बच्चों? किसी विषय के ऊपर रिसर्च की और आप ना उस रिसर्च के अंदर से कोई परिणाम निकाल के लाए। आपने जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा आपको अगर एग्जांपल दूं, तो आपने ये परिणाम निकाला कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक जो होती है ना, हाइपोथेटिक बता रहा हूं बातें, जो लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं उनकी उम्र के 10 साल कम हो जाते हैं। स्मोकिंग कर लो जी। एक सेकंड क्लास, पेन क्यों नहीं चल रहा है? चलिए यहां देखो कि हम लोगों ने क्या किया, रिसर्च की कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, जो सिगरेट पीते हैं, उनकी पूरी उम्र के 10 साल कम हो जाते हैं। हमने इस चीज के ऊपर क्या कर ली? रिसर्च कर ली। तो आपने ये देखा कि भैया जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो क्या करते हो? वो लगातार स्मोकिंग तो कर ही रहे हैं, वो अलग अलग समय पर स्मोकिंग करते हैं, अलग अलग समय पर, दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा बार, और अलग अलग प्लेस पर, डिफरेंट प्लेसेस पर जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, यानी रात में भी स्मोकिंग कर रहे हैं, दिन में भी स्मोकिंग कर रहे हैं, कहीं बाहर भी कर रहे हैं, अंदर भी कर रहे हैं, तो जगहें अलग अलग हो गई। दिन में कम से कम 10-10 पी रहे हैं, सिर्फ 10-10 पी रहे, 10-10 क्या कर रहे हैं? 10-10 पी रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, और उसके बाद वो क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। उसके बाद वो क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं जी, उनकी मृत्यु हो रही है। तो ये जो परिणाम है, ये परिणाम ये निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ और सोचो, इस चीज को सोचो कि हमने ये कैसे बोल दिया कि स्मोकिंग करने पर इंसान की आयु के 10 साल कम हो गए, या इंसान मरेगा, या इंसान को कैंसर होगा। हमने कैसे बोला? जब हमने देखा
कि लोग ना अलग अलग समय पर सिगरेट पी रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा बार दिन में कई सारी पी रहे हैं, रात में 10 बजे भी पी रहे हैं, 12 बजे भी पी रहे हैं, 8 बजे भी पी रहे हैं, अलग अलग समय पे पीते जा रहे हैं, और 2 या 2 से ज्यादा पी रहे हैं दिन में, और अलग अलग जगहों पे पी रहे हैं, और कंटिन्यू ऐसा करने के बाद में उनकी उम्र के साल कम हो रहे हैं। हमने ऐसा बोला, हमने रिसर्च का ये रिजल्ट निकाल दिया जी कि आयु क्या हो रही है। हमने क्या निकाला है रिजल्ट कि ऐसा करने से क्या हो रहा है, जो ह्यूमन है उनकी एज क्या हो रही है, एज कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। पर अब मेरी बात सुनो, अगर यहां पे कोई ऐसा आ जाए जो सिगरेट पी रहा हो अलग अलग समय पे, 2 या 2 से ज्यादा बार या अलग अलग समय पर, और वो फिट है, उसकी एज कम हो ही नहीं रही, बॉडी के अंदर कोई नुकसान हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो रिसर्च की थी, क्या अब वो रिसर्च के अंदर रिलायबिलिटी बची? क्या अब वो रिसर्च सेम रिजल्ट दे पा रही है? थोड़ी देर के लिए सोचो, नहीं। अगर तब वो रिसर्च सेम रिजल्ट नहीं दे पा रही है, तब क्या वो रिसर्च रिलायबल होगी? तब क्या हम उस रिसर्च को रिलायबल बोलेंगे? नहीं, क्योंकि रिजल्ट सेम नहीं आया। रिजल्ट सेम आना चाहिए था। अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थिति पर 2 या 2 से ज्यादा बार आजमाने जाने के बाद भी रिजल्ट सेम आना था, और रिजल्ट सेम नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी रिसर्च रिलायबल नहीं है। हमने बोला कि 10 साल कम हो रहे थे तो 10 साल कम होना चाहिए थे, और अगर 10 साल कम नहीं हो रहे, इसका मतलब यह हुआ कि अब रिसर्च के अंदर रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता नहीं बची। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, रिसर्च जब हम लोग रिसर्च करते हैं, जब हम लोग रिसर्च के इस प्रक्रिया को, इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आगे डीप में लेके चलते हैं, तो रिसर्च करना सीख जाओगे आप। तो जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि रिसर्च करने के लिए कई सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के लिए कई सारे टूल्स का, औजारों का इस्तेमाल कर रहा हूं ना। मैकेनिक जब गाड़ी को ठीक करता है तो कई सारे औजारों का इस्तेमाल करता है ना जी, कि बिना औजारों का इस्तेमाल करके गाड़ी को ठीक कर देता है। अरे पेचकस, पाना, पिंचिस, ऑयल, नट, बोल्ट, ढेरों प्रकार के करता है जी, करता है ना जी, करता है ना। तो कई सारे औजार इस्तेमाल होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो जब आप किसी रिसर्च को करोगे तो रिसर्च को करने के लिए, आपको रिसर्च करने के लिए भी तो औजारों की जरूरत पड़ेगी। जब इसरो चंद्रयान के ऊपर रिसर्च कर रहा था, चंद्रयान के ऊपर पानी को खोजने का प्रयास कर रहा था, तो उसने क्या भेजा? एक रोवर भेजा, रोवर, और उस रोवर को चांद पे चलाने का प्रयास किया। तो रोवर क्या था? उसका टूल था ना। टूल था कि नहीं टूल था? औजार था ना। और कई सारे औजारों का इस्तेमाल उसने किया उस रिसर्च को करने के लिए। तो अब मेरी बात सुनो, अगर आपकी रिसर्च में, आपकी रिसर्च के परिणाम की रिलायबिलिटी तो होना ही चाहिए। जो आपने रिजल्ट निकाला है, जो आपने रिसर्च के अंदर रिजल्ट निकाला है, उस रिसर्च के रिजल्ट की रिलायबिलिटी तो होना ही चाहिए। रिसर्च के रिजल्ट के साथ साथ आपके टूल्स की रिलायबिलिटी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इन टूल्स की रिलायबिलिटी नहीं हुई ना, तो रिसर्च के रिजल्ट भी रिलायबल नहीं आएंगे। जैसे कैसे बोल दूं आप? सर ऐसा कैसे बोल रहे हो कि टूल्स भी विश्वसनीय हो, टूल्स भी रिजल्ट एक जैसा देते हो? जैसे एग्जाम्पल देता हूं, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल, ही कमी नहीं है जी। इधर देखो जी, ऑल ओवर इंडिया में एक बहुत फेमस टेस्ट होता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक टेस्ट कराता है, यूपीएससी की एग्जाम लेता है, एक बड़ी भयानक 3 फेज में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आईएएस बनाएगा, आईपीएस बनाएगा बस। तो ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, ये कई सारे इसका मेन फोकस क्या है, ये एग्जाम क्यों ले रहा है? ताकि इसको क्या निकालना है? सिविल सर्वेंट निकालना है, इसको ऑफिसर्स निकालना है, जो इस देश को चलाने का काम करेंगे, ऐसे ऑफिसर निकालना है। और ऐसे ऑफिसर्स का दिमाग चेक करने के लिए ये क्या करता है, ऐसे ऑफिसर्स का दिमाग चेक करने के लिए ये क्या करता है, एक सिलेबस बनाया, एक टेस्ट बनाया। इसने क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करे भैया, जो सब्जेक्ट इसने लिए, ये जो हिस्ट्री लिया, पॉलिटी लिया, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, है ना, बायोलॉजी लिया, मैथमेटिक्स लिया,
अपना एथिक्स ले लिया, ये जितने भी सब्जेक्ट थे, ऐसे राइटिंग ले लिया, इंटरनेशनल रिलेशन ले लिया, ये जितने सब्जेक्ट्स थे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट को मिलाकर उसने एक एग्जाम बनाया आपके लिए। समझ में आया? तो वो एग्जाम एक टूल ही तो है ना जी, वो सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए टूल ही तो है ना जी। और आप ये देखते हो कि वो टूल एकदम सटीक है। इसीलिए जब एक आईएएस एक आईपीएस को आप देखते हो बात करते हुए, सुनते हुए, उनके नॉलेज को देखते हो, तो आप ये देखते हो जी ये तो एकदम बढ़िया खरा सोना है। कैसे बना? ये जो यूपीएससी ने जो एग्जाम उसका जो पैटर्न सेट किया, उसने जो एग्जाम का सिलेबस बनाया, उसने उसके ऑफिसर्स के लायक ही उसको बनाया। तो आप देख रहे हो यूपीएससी ने रिसर्च की किसके ऊपर बनाने के लिए? ऑफिसर बनाना है उसको। ये उसने रिसर्च की कि मेरे को ऑफिसर बनाना है, और रिसर्च के लिए उसने क्या निकाला? रिजल्ट। उसको टूल्स इस्तेमाल कर, तो टूल्स उसने क्या किया? उसका एग्जाम के पैटर्न वो क्या था? उसका टूल था। तो उसका टूल विश्वसनीय है, उसके टूल के रिजल्ट सही आते हैं, एक्यूरेट आते हैं। तो आप देखोगे कि उसका फाइनल रिजल्ट जब एक आईएएस ऑफिसर बन के तैयार होता है तो वो भी बेहतरीन आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका टूल बेहतरीन है। ठीक है, जब एक गैरेज के अंदर कार खराब हो जाती है या बाइक खराब हो जाती है तो मैकेनिक उसको ठीक करने का प्रयास करता है। तो जिन टूल से वो इंजन का नट खोल रहा है, अगर वो टूल उस नट को खोल ही नहीं पाएंगे तो क्या आपका इंजन कभी खुल के सही हो पाएगा? बताओ, क्या आपको रिजल्ट मिल पाएगा कि आपकी गाड़ी ठीक हो पाएगी? वापस से नहीं हो पाएगी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसर्च के अंदर टूल्स और आपका रिजल्ट दोनों की रिलायबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिसर्च में आपके टूल्स की रिलायबिलिटी नहीं हुई या रिसर्च के अंदर आपके रिजल्ट की रिलायबिलिटी नहीं हुई तो आपका रिसर्च का मतलब कोई काम का नहीं है। समझ में आ गया जी? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया जी सबको? रिलायबिलिटी तक आगे चलूं? आगे चलूं? रिलायबिलिटी से आगे चलूं? रिलायबिलिटी कई टाइप की होती है जी। रिलायबिलिटी जो होती है कई टाइप की होती है। सबसे पहले यहां पे देखो, अच्छा एक काम करता हूं, टेस्ट एंड मेजरमेंट में इस चीज को डीप में ले जाऊंगा। टेस्ट एंड मेजरमेंट में डीप में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फिर टाइप ऑफ रिसर्च वगैरह बहुत सारी चीजें, तो अभी इसको यहीं रहने दो। इसको और डीप में, बहुत डीप में टॉपिक है रिलायबिलिटी, बहुत डीप है। अब देखो अगला टॉपिक आता है वैलिडिटी। अगला टॉपिक क्या आता है? वैलिडिटी। वैलिडिटी को हम हिंदी में कहते हैं वैधता। वैधता क्या होती है सर? वैधता का मतलब क्या होता है सर, ये बताओ। आप एक बात बताओ कि आप लोग हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल के अंदर आपने डॉक्टर को फीस दी होगी 200, 400, 500, 1000, 1500, जिसकी जैसी स्किल, जिसका जैसा अचीवमेंट वो वैसी फीस लेता है। तो आपने वहां पे एक चीज नोटिस की होगी कि डॉक्टर कहता है कि जो आपने मुझे फीस दी है कंसल्ट करने की, मुझसे मुझसे मशवरा लेने की, वो फीस केवल 3 दिन तक वैलिड है। 3 दिन के बाद मेरे पास आना मत फ्री में दिखवाने, और अगर आए हो ना तो वापस से 3 दिन बाद वापस से 500 दे देना जी। फ्री में नहीं देखेंगे, कुछ भी कर लो, फ्री में नहीं देखेंगे, वापस 500 दे देना। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है कि जो तुमने मुझे फीस दी, मैं उस फीस को 3 दिन तक मानूंगा। 3 दिन के बाद मैं उसको मानने से मना कर दूंगा कि तुमने मुझे फीस दी, क्योंकि मेरी दी हुई फीस 3 दिन तक ही वैलिड है। 3 दिन के बाद मैं उसको नहीं मानता कि वो वैध है। क्या ऐसा होता है? अरे जी होता है कि नहीं होता है जी? होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे, जरा यहां ध्यान दो। अब वैलिडिटी बहुत प्यार से समझ में आने वाला है आपको। मेरे पास ये पेन है, मेरे हाथ में पेन, ये पेन, ये पेन, ये जो पेन है, पेन जो है, ये पेन को मैं कब मानूंगा कि पेन वैलिड है? जब ये पेन लिखेगा। अगर ये पेन बांसुरी की तरह से बजना चालू कर दे तो क्या ये पेन मेरे लिए वैलिड है? अब क्या पढ़ाने में मैं इसका यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता सर, क्योंकि ये पेन को लिखने के लिए बनाया गया था और इस पेन ने बजना शुरू कर दिया। तो अब ये पेन कोई मतलब का ही नहीं रहा।
तो कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज को आप वैलिड तब बोलोगे जो चीज वो काम करे जिस काम को करने के लिए उसे बनाया गया है। जब वो काम वो करेगी तब हम उसको वैलिड मानेंगे। तो वैलिडिटी समझ में आ रही है जी, कि अगर पंखे को बनाया गया है कि वो चल के हवा देगा तभी वो वैलिड माना जाएगा। अगर पंखा रोशनी करने लग जाए, लाइट देने लग जाए, तो अब उस पंखे का कोई रोल नहीं है। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? बताओ। अगर क्रिकेट के बैट को बॉल खेलने के लिए बनाया गया है तो वो बॉल ही खेलने का काम करे। समझ में आ रहा है? वो बॉल खेलने का ही काम करे, कमेंट्री करने का काम कर दिया ना माइक की तरह, तो बैट की वैलिडिटी खत्म। तो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है जी? वैलिडिटी का मतलब यह होता है कि कोई सी भी चीज वही काम करे जिस काम को करने के लिए उसको बनाया गया है। अगर वो ऐसा करती है तो वो वैलिड है, अदरवाइज में वैलिड ही नहीं है। तो रिसर्च के अंदर क्या होता है ना, रिसर्च के अंदर आप रिसर्च में क्या करते हो आप जी? अगर आपको मान लो कि आप रिसर्च कर रहे हो, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च करने से आप क्या निकालोगे? रिजल्ट निकालोगे। तो रिजल्ट आपने निकाला, या फिर आप क्या करोगे? टूल्स इस्तेमाल करोगे। रिजल्ट को निकालने के लिए आप टूल्स, औजारों का इस्तेमाल करोगे। कोई से भी औजार हो सकते हैं। तो आपके औजार वैलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके औजार वैलिड ही ना हो। आपने किसी औजार को दिमाग का टेस्ट करने के लिए बनाया था, वो बकलोल हार्ट बीट नाप रहा है, तो क्या वैलिड हो गया? नहीं। तो आपका औजार वैलिड हो, जिस चीज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो वो वही काम करे। ठीक है जी? अगर आपने लंग्स की कैपेसिटी मापने के लिए किसी औजार को बनाया है तो वो ह्यूमन के लंग्स को ही मापे, दिमाग को मापने, आंखों को मापने ना लग जाए, तभी वो औजार वैलिड है। जैसे आपने बीपी की मशीन देखा होगा, या कंधे पे के ऊपर लगा के इस तरीके से पंप करके उसका ब्लड प्रेशर मापते हैं, तो वो मशीन ब्लड प्रेशर ही मापती है ना, आपका ईसीजी तो नहीं कर देती ना उठा के। तो वो मशीन क्या है? वैलिड है। जिस दिन उस मशीन में गाना बजने लग गया ना जी, हाँ, उस दिन कांड हो जाएगा। उस दिन बीपी मापने की मशीन फेल, फिर नई मशीन बनेगी। कोई दिक्कत? और रिजल्ट, जो रिसर्च का रिजल्ट है, वो रिसर्च का रिजल्ट भी वैलिड होना चाहिए। जैसे कोरोना की वैक्सीन देखो, कोरोना की वैक्सीन क्या थी? कोरोना एक प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आया रिसर्च करके? वैक्सीन। तो कोरोना की वैक्सीन कोरोना ही तो मारती है ना, हेजा वेजा, एचआईवी ये मारने का काम करती है क्या जी? बताओ जी, क्या ये मारने का काम करती है? नहीं ना। तो जब तक वो कोरोना को मार रही है बॉडी के अंदर, तब तक वो क्या है? वैलिड है। यानी जब तक उसका रिजल्ट वो आ रहा है जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है, तब तक वो वस्तु क्या है? वैलिड है। जिस दिन वो रिजल्ट आना बंद हो गया, तब वो वस्तु क्या हो जाएगी? इनवैलिड। तब वो वस्तु क्या हो जाएगी जी? तब वो वस्तु इनवैलिड हो जाएगी। कोई दिक्कत? आगे चलूं यहां से? वैलिडिटी समझ में आ गई कि वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी को मैं आपको डीप में नहीं समझाऊंगा जी, मास्टर्स लेवल के ऊपर इससे ज्यादा वैलिडिटी को है भी नहीं, इससे ज्यादा वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि वैलिडिटी बहुत डीप टॉपिक है, बहुत डीप टॉपिक हो जाएगा। ठीक है? बहुत टाइप्स की, अलग अलग टाइप की वैलिडिटी। इधर देख लो, यहां देख लो जरा, एक दो टाइप देख लो बस, इसके ज्यादा नहीं समझाऊंगा। एक होती है इंटरनल वैलिडिटी और एक होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। आंतरिक वैधता और बाहिर वैधता। आंतरिक वैधता क्या कहती है कि आप रिसर्च कर रहे हो। देखो जी, कल ही मैंने आप लोगों से बार बार एक चीज दोहराई थी कि आप क्या कर रहे हो? रिसर्च कर रहे हो। तो रिसर्च करते टाइम पे आप सोचोगे कि मेरे सामने क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम है, मेरे सामने कोई रिसर्च प्रॉब्लम है और रिसर्च प्रॉब्लम का मुझे रिजल्ट देखना है। तो मैं रिजल्ट कैसे देखूंगा? मन में मंत्र जाप करूंगा तो आप थोड़ी मेरे को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जी। तब मेरे को हाँ आइडिया आ सकता है ऐसा करने से, नो डाउट मुझे आइडिया आ सकता है, पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम के मेरे सामने कोई ना कोई कॉज होंगे, कुछ ना कुछ कारण होंगे, और मुझे उन कारणों के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के बाद में मुझे इफेक्ट देखना पड़ेगा कि मैंने जो परिवर्तन किया उसका इफेक्ट क्या आ रहा था। तो कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप को निकालना पड़ेगा ताकि मैं अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम को अच्छे से ढूंढ सकूं।
अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो हो सकता है कारण क्या हो, पढ़ता ना हो या ब्रेन से डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी हो। तो मैं क्या करूंगा, इन कारणों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा, कुछ ना कुछ चीजें, इफेक्ट, कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करूंगा। तो कॉज है और इसका इफेक्ट मुझे रिजल्ट पे देखने को मिला कि हाँ जी बढ़िया, रिजल्ट इंप्रूव हो गया। होता है, कैसा हो सकता है, बिल्कुल। कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप को निकालना जरूरी है। तो मैं क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप को निकालूंगा और क्या हो जाएगा, रिसर्च का प्रॉब्लम मेरे सामने फाइंड हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो इंटरनल वैलिडिटी को देख रहे हो ना जी, ये इंटरनल वैलिडिटी क्या करती है, कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप के ऊपर बात करती है। ये कहती है कि कॉज और इफेक्ट यानी वो चीजें, कोई सी भी चीज जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है, वो उस चीज के बारे में अगर बता रही है, तो वो क्या कॉज और इफेक्ट जो हमने माने हैं उसी के कारण बता रही है कि किसी और चीज के कारण तो नहीं बता रही। जैसे यहां देखो, अब थोड़ा समझाना ही पड़ेगा। यहां देखो जी, इधर देखो, कोई एग्जाम है, कोई एग्जाम है, उस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होगा। उस एग्जाम के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर होगा। सही बात है सर, कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर उस एग्जाम के अंदर होगा। तो आप एक बात देखो, हमने क्या किया, वो क्वेश्चन पेपर लिया और उस क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, ढेर सारे सवाल होंगे, ढेर सारे जवाब होंगे। अरे जी मान लो 100 क्वेश्चन थे, है ना, 100 क्वेश्चन अलग अलग सब, मान लो सारे के सारे 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। उसके अंदर सारे के सारे 100 क्वेश्चन किस चीज के थे, हिस्ट्री के थे। सारे के सारे 100 क्वेश्चन किसके थे, हिस्ट्री के थे। तो हमने क्या देखा, क्या ये 100 क्वेश्चन से हमने जो पूरी की पूरी हिस्ट्री का सब्जेक्ट था वो कवर हो पाया। इन 100 क्वेश्चन से क्या पूरी हिस्ट्री का सब्जेक्ट कवर हो पाया। अगर हो पाया तो हिस्ट्री क्या हो गई, मेरे लिए वैलिड हो गई जी। हाँ जी, ये 100 क्वेश्चन मेरे लिए बहुत वैलिड है, क्योंकि पूरी इसने ओवरऑल हिस्ट्री मेरे लिए पूरी क्या कर दी, ओवरऑल हिस्ट्री इसने क्या कर दी, मेरे लिए कवर कर दी। पूरी हिस्ट्री इसने मेरे लिए क्या कर दी, कवर कर दी इन 100 क्वेश्चन में। तो ये 100 क्वेश्चन मेरे लिए क्या हो गए, वैलिड हो गए। क्या हो गए, वैलिड हो गए। तो अब देखो, अब मुझे देखना है कॉज और इफेक्ट के बीच का रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट के बीच में क्या देखना है, मुझे रिलेशनशिप को देखना है। तो अब मैं ये देखूंगा कि मैंने जो हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस को बनाया, ये 100 क्वेश्चंस को बनाया, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, इसका इफेक्ट क्या देखने को मिला, कि मेरे पूरी की पूरी हिस्ट्री का सिलेबस, ओवरऑल हिस्ट्री मेरी कवर हो गई, पूरे भारत का इतिहास उठ के कवर हो गया। तो ये कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है। यस और नो बताओ, क्या रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। सर मिल रहा है, क्योंकि आपके बनाए 100 क्वेश्चन से पूरा सब्जेक्ट कवर हो गया। तो आपने जो 100 क्वेश्चन बनाए थे वो कॉज था और उसका इफेक्ट क्या हो गया, पूरा सिलेबस कवर हो गया। तो कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप हुआ। तो इंटरनल वैलिडिटी इसी चीज को देखती है कि कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं। क्योंकि अगर कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो चीज उस चीज के बारे में नहीं बताएगी जिसके बारे में बताने के लिए उसको बनाया गया है। समझ में आ रहा है जी। जैसे कोरोना की वैक्सीन ये बताती है कि वो अपने शरीर में से कोरोना को मारती है। तो कॉज क्या था, कोरोना का वायरस, आपके शरीर के अंदर जो वायरस था वो कॉज था, वो कारण था जो आपको मार रहा था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया और इफेक्ट क्या हुआ, कोरोना को मारने वाली वैक्सीन बन गई। तो कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप आ गया। अगर ये रिलेशनशिप नहीं आता तो क्या कोरोना की वैक्सीन बन पाती, नहीं बन पाती सर। तो इंटरनल वैलिडिटी इसी रिलेशनशिप के ऊपर बात करती कि कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। एक्सटर्नल वैलिडिटी ये कहती है, अब रिसर्च जितनी भी होती है, जितनी भी दुनिया की सारी रिसर्च जो होती है ना, वो एक छोटी जगह के ऊपर होती है। पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर जो पॉपुलेशन है
ये देखो जी, ये पूरी पृथ्वी जो है, ये पूरी पृथ्वी के ऊपर जो पॉपुलेशन है, क्या पृथ्वी की इस पॉपुलेशन के ऊपर, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर आप रिसर्च कर दोगे? नहीं ना। जब कोरोना का टेस्ट हो रहा था, जब आपको दिख रहा 1 लाख केस आ रहे, 2 लाख केस आ रहे, तो वो क्या हो रहा था? अगर वो मान लो कि 1 लाख अगर केस आ रहे हैं, तो इसका मतलब 10 लाख लोगों के ऊपर जांच हो रही होगी, और 10 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों के ऊपर केस आ रहे होंगे। क्या 150 करोड़ की जांच थोड़ी कर दीजिए? 150 करोड़ लोगों की जांच हुई कोरोना में? नहीं। क्या हो रहा था? कुछ चुनिंदा लोगों के ऊपर रिसर्च हो रही थी। मानते हो इस चीज को? तो रिसर्च हमेशा क्या होती है? एक छोटी सी जगह के ऊपर होती है, ठीक है? वो समस्या को एक छोटी सी जगह के अंदर रखा जाता है, बाद में जब रिजल्ट आता है तो उसको पूरे बड़े पैमाने के ऊपर, पूरे समाज के सारे लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो पॉपुलेशन वैलिडिटी ये कहती है कि आपने तो जो रिसर्च की थी ना भाई साहब, वो रिसर्च तो लैब में थी, एक छोटे इन्वायरमेंट के अंदर थी, पर क्या मेन समाज के अंदर जाके, मेन पॉपुलेशन के अंदर जाके भी उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा? वो तब भी उस चीज के बारे में बताएगी जिसके बारे में बताने के लिए उसको बनाया गया है। कोरोना की वैक्सीन को भले लैब के अंदर बनाया हो, पर समाज के अंदर जब उसको लगाया गया तो कोरोना का वायरस शरीर के अंदर मरा। तो ये क्या हुआ? समाज के अंदर जब वो आया, पॉपुलेशन के अंदर जब वो रिसर्च आई, तो उसका रिजल्ट हमको अच्छा देखने को मिल गया। मानते हो कि नहीं मानते हो इस चीज को? बताओ जी। तो इंटरनल वैलिडिटी कहती कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप, पर पॉपुलेशन वैलिडिटी कहती है कि आपने जो रिसर्च की, क्या समाज के अंदर जाके भी, मेन पूरे के पूरे सामाजिक वातावरण के अंदर, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर जाके भी, पॉपुलेशन के अंदर जाके भी, क्या आपकी रिसर्च सेम टू सेम रिजल्ट दे पा रही है? क्या तब भी आपकी रिसर्च उसी चीज के बारे में बता रही है जिसके बारे में बताने के लिए उसको बनाया गया है? ये हमको कौन बताती है? पॉपुलेशन वैलिडिटी बताती है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? रिसर्च के अंदर वैलिडिटी रिलायबिलिटी वाला ये वाला पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? कोई दिक्कत जी? यहां तक किसी को, यहां तक किसी को दिक्कत? तो यहां तक हमारे रिसर्च का नेचर जो था, वो नेचर यहां पे हमारी रिसर्च का खत्म होता है। अब मैं आपके सामने कुछ रिसर्च के वेरियस टाइप्स के बारे में बात करता हूं। अलग अलग टाइप की रिसर्च होती है, ठीक है? रिसर्च के कई सारे टाइप होते हैं। यहां पे हमारा एक टॉपिक खत्म होता है। कई प्रकार की रिसर्च होती है, कई प्रकार की रिसर्च होती है। जैसे एक होती है हिस्टोरिकल रिसर्च, एक होती है हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान, हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है? ये ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च उसे कहते हैं जो समय बीत चुका है, जो घटनाएं घट चुकी हैं, उन घटनाओं को ध्यानपूर्वक जाके ढूंढना और कुछ नया निकालने का प्रयास करना, वो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आता है। आप लोगों ने सुना होगा इतिहास के कालखंड में निरंतर जो हिस्टोरियंस होते हैं वो चीजों को ढूंढते रहते हैं। कोई दस्तावेज पढ़ेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे, कोई जगह के ऊपर जाके कोई आर्टिकल देखेंगे, या आप देखोगे कहीं ना कहीं खोज करते ही रहते हैं। वो उन चीजों के ऊपर करते हैं जो घटनाएं हमारे सामने घट गई। आप जो हिस्ट्री नामक सब्जेक्ट आज पढ़ते हो, क्या आपने अपनी आंखों के सामने किसी ने भी उस हिस्ट्री को होते हुए देखा है? या मैंने देखा है? नहीं देखा। हमको कैसे पता चला? वर्तमान समय में रह के हमको भूतकाल के बारे में कैसे पता चला? हमारे लोगों ने क्या किया, भूतकाल के अंदर जो घटनाएं घट चुकी थी, उन घटनाओं को ध्यान से ढूंढने का प्रयास किया, देखने का प्रयास किया, तब जाके उन घटनाओं में क्या हुआ, उस समय के अंदर क्या चीजें घटी, उन सब चीजों के बारे में जानने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। समझ में आया जी? समझ में आ रहा है? तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या करती है? एक ऐसी रिसर्च जो भूतकाल में जितनी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को ढूंढने का प्रयास करती है,
उन घटनाओं के बारे में कुछ खोजने का, नई जानकारी निकालने का प्रयास कौन करती है? हिस्टोरिकल रिसर्च करती है। उसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को आता है हिस्टोरिकल रिसर्च में? कोई दिक्कत? जैसे आपने सुना होगा दुनिया में सबसे लंबा जो सांप था वो 92 फीट का था, टाइटेनोबुआ नाम था उसका, टाइटेनोबुआ। पर वापस से रिसर्च हुई, पता चला 108 फीट का एक और सांप है, वासुकी इंडिकस। तो ये कैसे पता चला? अगर हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं होती, इतिहास, अब 108 फीट का कोई सांप है जी? नहीं है ना। पर क्या हुआ, इतिहास के अंदर रिसर्च देखने को, जब रिसर्च हुई तो हमको पता चला 108 फीट का सांप होता था, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च हुई। डायनासोर होते थे, हमको कैसे पता चला? कि हिस्टोरिकल रिसर्च हुई। इतिहास के कालखंडों को जाके देखा, उनके अंदर जाके उनको स्टडी करने का प्रयास किया, तब हमको पता चला कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है। अगली जो रिसर्च आती है जी, अगला जो पार्ट आता है रिसर्च का, अगला जो पार्ट आता है, एक होगी हिस्टोरिकल रिसर्च। अगली जो रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इधर आना चाहिए वैसे, पर उसको अगले टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अगली रिसर्च कौन सी है जी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हिंदी में कहते हैं इसको वर्णनात्मक अनुसंधान। अब आप बोलोगे सर ये वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है? आप मुझे एक बात बताओ, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज कम होता है, जिस चीज के बारे में आपको ज्ञान कम होता है, आप उस चीज में क्या करते हो? तो सर हमें किसी चीज का अगर ज्ञान कम है तो हम क्या करते हैं? उस चीज को जाके समझने का प्रयास करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं, और उस चीज के बारे में नॉलेज को इकट्ठा कर लेते हैं। यही तो होता है ना जी। और क्या करते हो? यही करते हो, वर्णन कर लेते हो, वर्णनात्मक किसी भी चीज का। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी यही होता है कि जब एक रिसर्चर को किसी विषय का ज्ञान नहीं है, किसी विषय का ज्ञान उसके पास कम है, तो वो क्या करता है? उस विषय के ऊपर ज्ञान को अर्जित करना शुरू करता है। क्या करता है? ज्ञान को अर्जित करना शुरू करता है, ज्ञान को ग्रहण करना शुरू करता है, और केवल यह समझने का प्रयास करता है कि आखिर वो समस्या क्या है और कैसे है। केवल इस चीज को समझने का प्रयास करता है। जैसे जब महाभारत के युद्ध के अंदर देखा होगा, रणभूमि के अंदर जब अर्जुन द्वंद्व में फंस गए थे, तब क्या हुआ कि अर्जुन ने कृष्ण से सवाल पूछे तो उनके हर सवाल का जवाब कृष्ण दे रहे थे। तो आपने सुना होगा महाभारत के अंदर कि कृष्ण अर्जुन को यह वर्णन करते हैं, यानी क्या कर रहे हैं? अर्जुन को जिस विषय में ज्ञान कम था, उस चीज के बारे में अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कोई सी भी चीज क्या है और कैसे है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बताओ, अब नहीं होगी। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यही करती है कि वो किसी भी चीज में अगर आपको ज्ञान कम है, किसी भी चीज में अगर आपको नॉलेज कम है ना, तो वो नॉलेज को बताने का प्रयास करेगी, उस ज्ञान को देने का प्रयास करेगी, किसी भी क्या और कैसे को समझने का प्रयास करेगी। जैसे अगर मान लो किसी चीज जगह पे कोई क्राइम हो गया, कोई घटना घट गई, तो पुलिस वाले सबसे पहले क्या करते हैं? जानकारी इकट्ठी करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कोई सी भी चीज क्या और कैसे हुई, कि वो चीज है क्या और वो चीज हुई कैसे। इस चीज के ऊपर इस चीज को पता करने का प्रयास करते हैं सबसे पहले, बाकी की बात तो बाद में। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ये काम होता है। आगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत बड़ी है, कई सारे टूल्स हैं, बहुत डिटेल में, एमपीएड लेवल पे इतना नहीं बताऊंगा, डिटेल में आपको केवल बेसिक नॉलेज दे रहा हूं इस चीज के ऊपर, ठीक है? कोई दिक्कत जी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आगे देखो, अगली आती एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च। अब एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है? ये एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है जी? आपने क्या किया? रिसर्च को किया, रिसर्च करने पे आपने क्या किया? जानकारी को इकट्ठा कर लिया। जब जानकारी इकट्ठी हो गई तो उस जानकारी का अचार तो डालोगे नहीं ना, ये अपनी जेब में बंद करके तो रख नहीं लोगे ना। आप क्या करोगे? जानकारी जो आपने इकट्ठी करी, उस जानकारी को डीप लेवल के ऊपर समझने का प्रयास करोगे, डीप लेवल के ऊपर आप उस जानकारी को पढ़ने का प्रयास करोगे, और उस जानकारी के हिसाब से आप लॉजिक लगाने का भी प्रयास करोगे। आप क्या करोगे? जानकारी के हिसाब से तर्क लगाने का प्रयास करोगे, लॉजिक लगाने का प्रयास करोगे। ये काम करोगे कि नहीं करोगे? ये काम करोगे कि नहीं करोगे?
कि आपने जो जानकारी इकट्ठी कर ली उस जानकारी के आधार पे आप लॉजिक लगाने का प्रयास करोगे। तो एनालिटिकल के अंदर यही काम होता है कि वो जो जानकारी आपके पास में है ना, आप उस जानकारी के आधार पे लॉजिक लगा रहे हो, कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को निकालने का प्रयास कर रहे हो, उसे एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद में एनालिटिकल रिसर्च की जाती है कि जब आपको किसी चीज का ज्ञान, भरपूर ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, तो उस ज्ञान से आप कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को निकालने का प्रयास कर रहे हो, आप लॉजिक लगाने का प्रयास कर रहे हो। इसे हम विश्लेषण कहते हैं। तो पुलिस वाले भी तो करते हैं ना, जब कोई क्राइम हो जाता है तो पहले ज्ञान इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में लॉजिक लगाया, एनालाइज किया, तो तार से तार जुड़ते गए और जो सचमुच एक विरोधी था, जो सचमुच जो क्रिमिनल था, वो क्या हुआ, फाइनली पकड़ा गया। तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ जी? ये कैसे हुआ? एनालिटिकल रिसर्च के दम पे हुआ। समझ में आया जी? तो लॉजिक लगाना है। आपने देखा होगा यूपीएससी की एग्जाम के अंदर, या आपने यूजीसी नेट की एग्जाम में, कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद बैठे हों, तो आपने देखा होगा कि जो चीज हम पढ़ते हैं वो चीज आती नहीं है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि आप एनालाइज करो, आपने जो चीजें पढ़ी हैं आप उसको, चीजों को लॉजिक से लॉजिक मिलाओ, आप तर्क लगाओ, आप लिंक से लिंक को बिठाओ और आंसर ढूंढ के निकालो। ये यूजीसी नेट भी करता है। इसलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी देखने को नहीं मिलते कि आपने पढ़ा, हाँ जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ा दी सर ने। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब ये होता है क्या और कैसे का आंसर ढूंढना, जब किसी चीज के बारे में नॉलेज कम होता है, उस चीज के बारे में ज्ञान को ग्रहण करना। वो इस तरीके से घुमा के देगा कि आप उस चीज को पढ़ के, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आप लॉजिक तक पहुंचो। समझ में आ रहा है? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च समझ में आई, एनालिटिकल रिसर्च समझ में कि एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत किसी तक यहां तक किसी को? तो ठीक है, या अभी तक आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।